एक सिंगर का ट्वीट, उसके बाद एक भयानक आतंकी हमला और फिर कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। अक्सर ऐसा होता है जब सोशल मीडिया, कानून और राजनीति आपस में टकराते हैं तो मामला काफी पेचीदा हो जाता है। सवाल यही है कि आखिर कैसे एक फोक सिंगर का सोशल मीडिया पोस्ट स्टेट के साथ इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गया। तो चलिए आज इसी मामले की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। कहानी शुरू हुई एक लोक गायिका के कुछ पोस्ट से और देखते देखते ये एक हाई प्रोफाइल कोर्ट केस बन गया और इसका नतीजा जमानत की अर्जी खारिज। तो एक ट्वीट, एक फैसला। आइए सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। आखिर जमानत खारिज हुई क्यों? तो देखिए, मामला है लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का और फैसला सुनाया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। सीधी सी बात यह है कि हाईकोर्ट ने उनकी एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की अर्जी को रिजेक्ट कर दिया। अब आगे बढ़ने से पहले इस केस का सबसे जरूरी कानूनी शब्द समझ लेते हैं, अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल। देखिए, इसका मतलब ना बहुत सिंपल सा है। अगर किसी को ये डर है कि उसे किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया जा सकता है जिसमें जमानत आसानी से नहीं मिलती, तो वो इंसान अरेस्ट होने से पहले ही कोर्ट जाकर जमानत की दरख्वास्त कर सकता है। तो अब ये तो साफ हो गया कि जमानत खारिज हुई, पर सवाल वही का वही है। आखिर कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? उनके पोस्ट्स में आखिर था क्या? इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पॉइंट पर जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 को। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक आतंकी हमला हुआ। इस हमले के ठीक बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट्स किए और बस यही पोस्ट्स उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की वजह बन गए। और ये कोई मामूली हमला नहीं था। इस अटैक में 26 टूरिस्ट्स की जान चली गई थी। एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और यहीं पर एक और जरूरी लीगल टर्म आता है, एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये क्या है? बहुत सिंपल है। जब भी पुलिस को किसी संगीन जुर्म यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी मिलती है तो वो सबसे पहले एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार करती है। यही एफआईआर है। कह सकते हैं कि ये किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। तो सवाल उठता है कि उन पोस्ट्स में आखिर ऐसा लिखा क्या था? देखिए, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उन पोस्ट से ये मैसेज जा रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री ने नेशनलिज्म के नाम पर वोट तो मांगे, लेकिन अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गए। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल एक अपमानजनक मतलब एक डेरोगेटरी तरीके से किया गया था। तो अब चलते हैं केस के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, अदालत में हुई बहस। यहाँ दो साइड्स आमने सामने थे और दोनों के आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे से एकदम अलग थे। तो कोर्ट में दो पक्ष थे। एक तरफ थी सरकार, जिनका आर्ग्यूमेंट था कि ये पोस्ट्स एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम पर नेशनल यूनिटी को खतरे में डाल रहे थे। उन पर नफरत फैलाने का भी आरोप लगा। वहीं दूसरी तरफ गायिका का डिफेंस ये था कि ये पोस्ट्स सरकार के खिलाफ एक असहमति की आवाज़ हैं, यानी वॉइस ऑफ डिसेंट, और ये उनका बोलने की आज़ादी का हक है जो उन्हें संविधान देता है। सरकारी वकील यानी प्रोसिक्यूशन ने एक बहुत गंभीर तर्क रखा। उन्होंने कहा कि इन पोस्ट्स की टाइमिंग आम नहीं थी। ये पोस्ट्स ठीक उस वक्त किए गए जब सरकार आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रही थी। उनका सीधा आरोप था कि इन पोस्ट्स का मकसद ही देश की एकता को कमजोर करना था। तो ये थे दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन इतनी बहस के बाद हाई कोर्ट आखिर अपने फैसले तक पहुंचा कैसे? चलिए अब कोर्ट के फाइनल लॉजिक को समझते हैं। देखिए, कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ खास बातों को नोट किया। पहला, पोस्ट की सेंसिटिव टाइमिंग एक नेशनल ट्रेजेडी के ठीक बाद। दूसरा, प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक इस्तेमाल। और तीसरा, गायिका पर जांच में सहयोग न करने का आरोप। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक और फैक्टर था जो आखिर में सबसे जरूरी यानी डिसाइडिंग फैक्टर साबित हुआ। और वो डिसाइडिंग फैक्टर था संविधान का आर्टिकल 141। जी हाँ, असल में हाई कोर्ट को लगा कि उनके हाथ सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर से बंधे हुए हैं। और बस यहीं पर इस पूरे केस का सबसे बड़ा लीगल ट्विस्ट आता है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक पहले के डायरेक्शन से बंधे हुए हैं। उस डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गायिका को अपनी बात चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज पर रखनी चाहिए,
एंटिसिपेटरी बेल के स्टेज पर नहीं। और हमारे संविधान के आर्टिकल 141 के तहत हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना ही पड़ता है। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? क्या ये केस यहीं खत्म हो गया है? और इससे भी जरूरी, ये पूरा मामला अपने पीछे कौन सा बड़ा सवाल छोड़ जाता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि एंटिसिपेटरी बेल का रिजेक्ट होना ये नहीं बताता कि केस खत्म हो गया है। बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और दूसरे लीगल रास्ते अभी भी खुले हैं। मतलब साफ है, ये कानूनी लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। और आखिर में ये पूरा मामला हम सबको एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच और देश की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी, इनकी ज़रूरतों के बीच वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही वजह है कि इस पर बहस हमेशा जारी रहेगी।